Hello dear aspirants, a very warm welcome to Bodhisattva PCS. Under current affairs section, we are going to discuss about politics and ideology within the portals of the judiciary today. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स का भी पोर्शन इंक्लूड है एज वेल एज पॉलिटी स्टैटिक कॉलेजियम सिस्टम और न्यायतंत्र जो हमारा है, और साथ में डिस्कशन करेंगे कि किस हद तक जो है यह राजनीतिक संस्था है और किस हद तक तटस्थता का काम करता है और किस हद तक इंडिपेंडेंटली काम करता है। तीनों एंगल से इसका केस स्टडी देखेंगे और इसमें करंट का इनपुट, चूँकि कॉलेजियम सिस्टम बहुत दिनों से जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके पारदर्शिता को लेके, इसके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी बुराई होती है, अपारदर्शिता वगैरह सब कुछ है इसमें। और नेपोटिज्म की भी बात होती है कि इसमें नेपोटिज्म समाहित है। तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई आई विल डिफाइन व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम, हाउ इट्स वर्क, और इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसको सुधारने की बात करी जा रही है। इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारा न्यायतंत्र है किस हद तक, किस डिग्री तक जो है राजनीतिक विचारों से, सत्ताधारियों से या पक्ष से या विपक्ष से प्रभावित होता है। थ्रू आउट केस स्टडी देखेंगे और अंततोगत्वा कंक्लूजन में हम आगे वे फॉरवर्ड देखेंगे कि इसका क्या जो है रास्ता निकालना चाहिए कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके और न्यायतंत्र पे सबका विश्वास कायम हो। ठीक है, चूँकि हम एज एस्पिरेंट हमारा कोई इंडिपेंडेंट, जो भी हम थॉट्स देते हैं, हमारा कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो केस स्टडी देंगे, उसके पीछे का हम एग्जाम्पल देंगे कि हाँ ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इसी को बोलते हैं केस स्टडी। जब हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे तो सामने वाले एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस बंदे को पता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर GS करंट अफेयर्स एज वेल एज फॉर essay राइटिंग। ठीक है, तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू वांट टू माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। What is collegium system? Basically, it's a system of appointment and transfer of judges, चाहे वो SC के हों या SSC के हों, मतलब चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, इस सिस्टम के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है या उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों अलग अलग काम करते हैं। यदि SC कोलेजियम की बात करें, दैट में सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की बात करें, तो इसमें 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं और ये हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, और ये कुछ नामों का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजते हैं और गवर्नमेंट के उसके बाद हामी वगैरह के बाद उन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है और ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वहीं हाई कोर्ट के कोलेजियम की बात करें तो ये भी, इसमें भी 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, दैट पार्टिकुलर हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट से, मान लीजिए बिहार के हाई कोर्ट में किसी जजेस का नियुक्ति करना है या ट्रांसफ़र वगैरह करना है, तो ये पार्टिकुलर हाई कोर्ट का जज जो है लीड करेगा, उसको लीड करेगा। ठीक है, अब देखिए, तब आपको लग रहा होगा कि पहली नज़र में सारी चीज़ें तो सुव्यवस्थित हैं, मतलब रिकमेंडेशन रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे जुडिशरी के 4-5 लोग इसमें शामिल होते हैं, गवर्नमेंट हामी भरती है तब जाके अपॉइंटमेंट वगैरह होता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जिसको लेके इसकी भर्त्सना की जाती है, इसकी बुराई की जाती है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू मेक यू कन्फर्म दैट कि इन शॉर्ट हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अपने आप में कॉलेजियम सिस्टम अलग एक चर्चा का विषय है। ठीक है, और इसमें हम कॉलेजियम सिस्टम के ड्रॉबैक्स के साथ हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किस एंगल तक जो है हमारे न्यायतंत्र जो है राजनीति से या किसी विचारधारा से या आइडियोलॉजी से प्रभावित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब आप, मेरा ये काम है एज ए टीचर कि आपके साइंटिफिक थॉट को क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे मजाक नहीं, केवल पढ़ाई होती है। माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। इशूज विद कॉलेजियम सिस्टम, सबसे पहले इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह जो है कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था हो। ये 3 जजेस केस के थ्रू, 3 केस आए थे, उसके थ्रू जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है SC के जजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है ये गैर संवैधानिक संस्था भी बोली जाती है, क्योंकि इसमें संविधान का कोई रोल नहीं है। संविधान कभी नहीं कहता ये कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। NJAC का मतलब अमेंडमेंट करा गया था NJAC के लिए, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़, क्योंकि यह इंक्लूसिव नहीं है, इसमें केवल न्यायपालिका के कुछ 4-5 संभ्रांत लोग जो हैं एक बंद कमरे में बैठ के किसी अपने खास लोगों को, जो उनका नाम जो है रिकमेंड कर देते हैं और वही नाम जो है गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट जो है उस पर अपना वक्तव्य देने के लिए जो है
अपना मतलब डिसीजन देने के लिए जो है मतलब वो मजबूर होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हेर फेर नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए जो है इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा दिया जाता है। ये नॉट इंक्लूसिव है। देखिए, इसमें किसी बंद कमरे में 4-5 लोग बस ये कहीं नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका का भविष्य जो है आगे क्या होगा। तो इसको ना ही इसमें कार्यपालिका के लोग होते हैं, ना ही बार मेंबर्स के अन्य लोग होते हैं, यहीं 4-5 लोग मिलके और ये डिसाइड करते हैं कि भारत की न्यायपालिका का दायित्व तो जो है किन हाथों में होगा। तो इसे नॉट इंक्लूसिव बोला जाता है, इसे समावेशी नहीं बोला जाता है। इसे ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके से तानाशाही संस्था है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी किस बेसिस पे जो जजेज का नाम रिकमेंडेशन हुआ है, किस बेसिस पे? केवल सीनियरिटी के बेसिस पे। हो सकता है कि जो जूनियर है सीनियर से ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो वो वहाँ पे जो टैलेंट का हनन होता है, जो टैलेंट को ओवरलुक किया जाता है, इसके लिए जो है ये कहा जाता है कि यह नॉन ट्रांसपेरेंसी है, ये पारदर्शी संस्था नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें नेपोटिज्म भी बहुत चलता है। अपने भाई भतीजों को, अपने साले को, अपने चाचा को, चाचियों का नाम जो है रिकमेंड किया जाता है जजों के द्वारा। मतलब जो न्यायपालिका में कार्य कर रहे होते हैं, या तो बड़े वकील होते हैं या न्यायाधीश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे लगता रहता है। कॉलेजियम सिस्टम पे ये क्वेश्चन मार्क इस लिहाज से जो है इसकी बुराई करी जाती है। अब देखिए, वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पॉलिटिकल कोर्ट। अब कोई कहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ, जैसे आपके इंटरव्यू में पूछा जाए या कमेंट ऑन दिस, वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पॉलिटिकल कोर्ट, जैसे बीपीएससी ने कहा है कि शॉर्ट आंसर में भी पूछेंगे, 200 शब्दों में इस पर कमेंट करना है, तो आप कैसे इस चीज़ों को जस्टिफाई करोगे? तो इसके लिए हमारे पास केस स्टडी होना चाहिए। पूरे आर्टिकल में मतलब बहुत सारा केस स्टडी दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है पॉलिटिकल कोर्ट कहा जाता है। फाइनल आर्बिटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से किसी भी तरीके का, हम केस स्टडी में पढ़ेंगे, तो उसका फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता है। यदि पक्ष का मतलब सरकार के पक्ष में जाता है तो सरकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जीत हो जाती है। यदि विपक्ष के पक्ष में जाता है तो विपक्ष के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जीत हो जाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्था का एक इस पे मतलब द्योतक बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। इसके साथ साथ इस सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल पावर जिसका स्ट्रांग होगा, जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, वहीं जो है उसी के पक्ष में डिसीजन वगैरह जाता है। पोजीशन वर्सेज अपोजिशन, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, यहाँ पे सत्ता और पक्ष के और विपक्ष के बीच में कैसे सुप्रीम कोर्ट आता है आपको ध्यान दिलाऊंगा। देखिए, हिंदुत्व जजमेंट आया था 1996 में, ये टोटली बीजेपी की आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी की जीत होती है। इसके बाद SR बोमई केस 1994 में जब डेमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की गवर्नमेंट को जो है उनका वो कर दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया था, उनका डिसमिसल कर दिया गया था, और इस डिसमिसल को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था इस केस में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बेस्ड ऑन इसलिए अपहेल्ड कर मतलब इनके डिसमिसल को अपहेल्ड करा गया था क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के, मान लीजिए कि यूपी में ऐसा डेमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, तो उसमें यूपी की सज़ा कोई अन्य स्टेट क्यों भुगते? उसकी जो कार्यपालिका और विधायिका जो सारी चीज़ें मतलब चुनाव से लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, तो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट का मतलब खामियाजा कोई दूसरा स्टेट क्यों भुगते? तो इस लिहाज से कि नहीं, ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट थी इन सारे स्टेट्स में, तो ऐसे इसको मतलब उनको सबको डिसमिस कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई केस में जो है इसको अपहेल्ड रखा इस डिसीजन को। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कांग्रेस की एक तरीके की जीत थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की जीत थी, ठीक है। राफेल वर्डिक्ट जो आया था, अभी जानते होंगे, फाइनल वर्डिक्ट जस्ट बिफोर 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके पहले ही आया था। तो क्यों ना कुछ दिन पहले ही आ गया था, क्यों ये जो जजमेंट आया था, राफेल का वर्डिक्ट आया था, वो जनरल इलेक्शन के पहले ही आया था। तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल मोटिव होगा। साथ साथ आप देखते होंगे कि अयोध्या केस का जो फाइनल वर्डिक्ट आया ना, फाइनल जजमेंट आया, वो भी जनरल इलेक्शन से पहले आया था। तो ये सब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है मैक्सिमम तौर पे, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से इन्फ्लुएंस रहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक संवेदनशील मुद्दे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट एकदम से मौन है और हैव नॉट बीन हर्ड, अभी तक सुना भी नहीं गया है उन केसेस को। जैसे चैलेंजेस टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अगेंस्ट में जब चैलेंज करा गया था तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ऐसा कुछ सुनवाई वगैरह हुई नहीं। इसके साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, उसको भी लेके सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। तथा डायलूशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो डायलूशन हुआ था, जो संघवाद के विरुद्ध माना जा रहा था, राज्यों को कमजोर करने के अगेंस्ट में माना जा रहा था, ये सारे स्टेप, इस पे कोई आज तक सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे जनहित याचिका जो है दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव के थ्रू जाती हैं। जैसे चेंजिंग नेम ओवर 1000 प्लेसेज का नाम चेंज किया जाता है, तो मान लीजिए अभी बीजेपी गवर्नमेंट चेंज कर रही है नाम, तो कांग्रेस वाले पीआईएल डाल देंगे, तो कांग्रेस वालों यदि उनका पीआईएल सुना जाता है तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल मोटिव जो है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये राजनीति में ही पीस रहा है, इसी के बीच में चल रहा है, दोनों पार्टों के बीच में चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म डाइवर्स लॉ के अगेंस्ट में पीआईएल डाला गया है, लव जिहाद के अगेंस्ट में पीआईएल डाला गया है, वुमेंस एंट्री इन मॉस्क के अगेंस्ट में जो है पीआईएल डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से इंस्पायर्ड होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सारा चीज़ जब पॉलिटिकल रूप से इंस्पायर्ड है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है, किसी के पक्ष में या विपक्ष में जजमेंट दे रहा है, तो ऑब्वियस जिसके पक्ष में जजमेंट देगा सुप्रीम कोर्ट की आइडियोलॉजी जो है उस पक्ष में मानी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस हद तक राजनीतिक संस्था है। क्योंकि इसके मतलब ये तो हम सारे केसेस देख लिए, आइडियोलॉजिकल लीनिंग के उदाहरण भी बहुत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो बहुत सारे जब उनका आइडियोलॉजिकल लीनिंग किसी खास पार्टी की तरफ होता है तो उनकी वो पार्टी जो है, पार्टिकुलर पार्टी जो है, उनका पक्ष पोषण करती है। जैसे द लेफ्ट लीजिंग जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर जो हैं, इन्होंने ये जो थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, केरला में जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, बावजूद इनको जस्टिस बनाया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ जस्टिस बहरौल इस्लाम, ये राज्यसभा में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे, सबसे पहले इनको गुवाहाटी एससी का जज बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक रेयर डिसीजन लिया गया इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा और सुपर एनुएशन की वजह से इनको जो है जज बना दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में लाके फिर से जज बना दिया गया इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंदिरा गांधी या कांग्रेस की पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसका पक्ष पोषण किया होगा, इनकी आइडियोलॉजी उनके आइडियोलॉजी से मिल रही होगी, तब तो इनका मतलब इतना इनको प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ सीजेआई सुब्बा राव ये जो थे, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपोजिशन के लीडर रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं जब आइडियोलॉजिकल लीनिंग होती है किसी खास पार्टी की तरफ, उस पार्टी के आइडियोलॉजी से जजेस की आइडियोलॉजी मेल खाती है, तो उस पार्टी के द्वारा जजेस का पक्ष पोषण किया जाता है और कहीं ना कहीं इससे न्यायपालिका जो है राजनीतिक संस्था बनती जा रही है। ठीक है, हालांकि इसके बावजूद बहुत सारे इंडिपेंडेंट जजमेंट भी हुए हैं इंदिरा गांधी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुत सारे ऐसे अपॉइंट किए गए जज थे जो इनके अगेंस्ट में ही, इनके डिसीजन के या पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ही बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। जैसे चंपाकम दोराइजन केस 1951, इसमें मद्रास के रिजर्वेशन पॉलिसी को टोटल बहुमत से 7:0 के बहुमत से जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इसके साथ साथ गोलकनाथ 1967 का केस, आपको पता होगा इस समय कितना टसल चल रहा था न्यायपालिका और विधायिका के बीच कि ना भैया हम संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो फिर न्यायपालिका का एक डिसीजन आता था कि ना तुम अमेंडमेंट तो कर सकते हो लेकिन इतना ही पार्ट तक कर सकते हो। तो फिर कहेंगे नहीं, इतना ही पार्ट का क्या मतलब होता है, हम सारे पार्ट में कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती बनाम भारत राज्यवाद आता है, इसमें कहा गया है कि नहीं भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का ये बदल नहीं सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि बावजूद इसके कि राजनीतिक लीनिंग होती है, राजनीतिक पक्ष पोषण होता है, आइडियोलॉजी जब मेल खाती है न्यायपालिका की किसी खास पार्टिकुलर पार्टी की, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट रहे हैं न्यायपालिका के, बहुत सारे ऐसे जजेज रहे हैं जो न्यूट्रल और तटस्थ रह के न्याय को सबसे अधिक, जो नेचुरल जस्टिस है उसको सबसे अधिक
तहरीर दिया है, उन्होंने सब प्रेफरेंस दिया है और न्याय तंत्र को मजबूत करने की कोशिश करी है, एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान भी 9SC अपहेल्ड द हाईएस्ट कॉर्पस राइट। इमरजेंसी के दौरान जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी ना, बड़े बड़े लीडर्स को या जो कुछ उनके जो लोग भी उनके अगेंस्ट में बोलते थे उनको पकड़ के मतलब जेल में डाल देती थी। तो बहुत सारे एससी ने मतलब हाई कोर्ट के बहुत सारे राज्यों के हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया कि नहीं, आप हैबियस कॉर्पस को ये मतलब हटा नहीं सकते हो, ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यू कांट ओवर रूल हैबियस कॉर्पस राइट। तो मतलब ये जो थे इंडिपेंडेंट डिसीजन थे जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को धराशायी करती हैं, न्यायतंत्र के आगे घुटने टिकाते हैं कि भाई न्याय से बड़ा कोई नहीं है। अब वे फॉरवर्ड इन सारे सिचुएशन का मतलब आगे क्या सोचना चाहिए, इसका क्या मतलब हम आगे का रास्ता अपनाएं कि इन सारी चीज़ों से बच सकें। तो सबसे पहले इस बेटर टू इंक्लूड द यूनियन मिनिस्टर इन द कॉलेजियम सिस्टम। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये इंक्लूसिव नहीं है, तो यूनियन मिनिस्टर को भी इसमें वो कर लो, लॉ मिनिस्टर वगैरह जो लोग भी हैं इनको समाहित कर लो, ताकि और उसके बाद ओवरऑल डिस्कशन करके आप नाम को रिकमेंड करो। अगर कोई मान लीजिए कोई किसी के अगेंस्ट में कोई मुद्दा उठता है किसी नाम के पार्टिकुलर नाम के अगेंस्ट में, तो सारी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब जो है अगर वो नाम आगे बढ़ता है तो किसी को लेके कोई मतलब ये नहीं कहेगा कि कॉलेजियम सिस्टम जो है पक्ष पोषण कर रहा है पार्टिकुलर व्यक्ति का, या यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, या कार्यपालिका का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें न्याय वाले भी, न्याय विभाग वाले या न्यायाधीश भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं कार्यपालिका अपनी मनमानी कर रही है, बहुमत से यदि निर्णय लिया जाए तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी चीज़ें होंगी यदि ये प्रोसेस हम अपनाएं तो खुले मन से जो है ये सारी चीज़ें हो तो ये ट्रांसपेरेंट बनेंगी और लोगों का विश्वास जो है कॉलेजियम सिस्टम में मजबूत होगा। और फिर जब इसमें मजबूत होगा तो हमारा न्यायतंत्र निष्पक्ष होगा, और जब न्यायतंत्र निष्पक्ष होगा तो हमारा जो विश्वास है, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, जो पब्लिक का ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, वो मजबूत होगा और हमारा देश ओवरऑल मजबूत होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम ये सारी चीज़ें आपको थ्रू आउट वीडियो लेक्चर और थ्रू आउट सीरीज, हर एक सीरीज में पढ़ाते रहेंगे। और देखिए हमारा जो एक कोर्स है 69th BPSC मेंस एग्जामिनेशन स्पेशल एडवांस कोर्स है ये। ठीक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और चेंजिंग सिलेबस पे बेस्ड है। मात्र 2500 रुपये में ये शुरू हो रहा है 9 मार्च से। इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर के सारे पार्ट्स। इसके साथ साथ एस्से राइटिंग, आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग सिखाई जाएगी। 100+ टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे। करंट अफेयर्स के 500+ टॉपिक विल बी कवर्ड फ्रॉम सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। सोर्सेज जो हैं इसके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB वगैरह होंगे। ठीक है, आप ये ऑफर जो है सीमित समय के लिए है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805 और 98 10 63 88 05। आई होप कि मैं जो चीज़ें भी इस आर्टिकल के थ्रू कन्वे किया आपने बड़ी आराम से उसको एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया, और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, समझने की कोशिश करना, अपने से लिखने की कोशिश करना, तब जाके जो है चीज़ें आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।